मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा हो रही थी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर, और डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के ऊपर चर्चा करते हुए हमने जो प्रश्न उठाया था वो प्रश्न क्या था? दो डायमेंशन को हमने पिक किया था। पहला डायमेंशन जो हमने पिक किया था वह क्या था? तो हमने समाज पर चर्चा की थी, समाज की प्रकृति पर चर्चा की थी, नेचर ऑफ सोसाइटी पर चर्चा की थी। और नेचर ऑफ सोसाइटी पर चर्चा के साथ साथ हमने आपके साथ चर्चा की थी पहचान के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर। और इन दोनों पर चर्चा करते हुए कहा था कि समाज दो प्रकार का होगा, समरूप समाज होगा, बहुरूप समाज होगा। होमोजेनियस सोसाइटी होगी नहीं, जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं दिखे, चाहे वो लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में कहें, चाहे रिलीजियस कंटेक्स्ट में कहें, चाहे कल्चरल कंटेक्स्ट में कहें, ठीक है। वहां पर अगर हम देखें तो स्टिफनेस नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं होगा। और बहुरूप समाज जो होगा, हेटेरोजेनियस सोसाइटी जो होगी, वहां पर विभिन्नताएं मौजूद होंगी, वहां पर विविधताएं मौजूद होंगी। तो एक तो इसकी हमने चर्चा की थी, और हमने ये बातें कही थी कि जो बहुरूप समाज होगा, जो बहुरूप समाज होगा, होमोजेनियस सोसाइटी और हेटेरोजेनियस सोसाइटी, तो यहां पर विभिन्नताएं मौजूद होंगी, यहां पर डाइवर्सिटीज होंगी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में कहें नहीं, तो डाइवर्सिटीज अगर होगी, विभिन्नताएं अगर मौजूद होंगी, तो सामाजिक विभाजन की संभावना क्या होगी? सामाजिक विभाजन की संभावना प्रबल होगी। वहां पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो सोशल डिवीजन की संभावना प्रबल होगी नहीं, लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन हो सकता, कल्चर के आधार पर डिवीजन हो सकता, कास्ट के आधार पर डिवीजन होगा, जेंडर के आधार पर डिवीजन होगा, कलर के आधार पर डिवीजन होगा। ये वेरियस फॉर्म ऑफ क्या है? डिवीजन से रिलीजियस बेसिस पर वहां पर डिवीजन होने की संभावना होगी बहुरूप समाज में नहीं। तो कायदे से अगर आप जाकर के देखें तो सोशल डिवीजन सबसे बेहतर स्थिति क्या है? आइडियल स्थिति क्या है? आइडियल स्थिति यह है कि किसी भी समाज में या सोशल डिवीजन या वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एग्जिस्ट ना करे, यह सबसे बेहतर स्थिति होगी नहीं। लेकिन एक बात अक्सर मैं कहता, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू बी एंड शुड बी। जो होता है और जो होना चाहिए, दोनों के बीच हमेशा फर्क होता। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जब हम इस सोशल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार देखेंगे आइडेंटिटी की बात हमने की नहीं। तो आइडेंटिटी की बात करते हुए हमने क्या कहा? हम में से हर इंडिविजुअल जो है मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जीता है। मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब यह हो गया कि हम एक साथ कई पहचानों के साथ जीते। और यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो सामाजिक विभाजन है, इस सामाजिक विभाजन का गहरा संबंध किससे जाकर के जुड़ता है? सोशल डिवीजन का संबंध जो है वह क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी से जाकर के जुड़ता है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें नहीं, सोशल डिवीजन स्ट्रिप कब होगा? सामाजिक विभाजन जो है, सामाजिक विभाजन गहरा कब होगा? जब कुछ अंतरों का अन्य अंतरों पर भारी पड़ना। जैसे एक छोटी सी चीज समझे, जेंडर आइडेंटिटी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो जेंडर आइडेंटिटी के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो स्त्री और पुरुष नहीं, महिला और पुरुष हमेशा से रहे
लेकिन आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे महिलाओं और पुरुषों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के कंटेक्स्ट में अगर कहें तो जेंडर आइडेंटिटी का प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण हो रहा, और जेंडर आइडेंटिटी जो है उनकी अदर आइडेंटिटी को क्या कर रही है? जेंडर आइडेंटिटी अदर आइडेंटिटीज को ओवरकम करती हुई दिखाई पड़ रही। हम इस बात को समझें, नहीं, फेमिनिज्म को समझें, अल्ट्रा फेमिनिज्म को समझें। फेमिनिज्म और अल्ट्रा फेमिनिज्म को समझेंगे तो प्रकृति ने, नेचर ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को एक दूसरे की पूरक भूमिका प्रदान की है। दोनों से अपेक्षा की है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। नहीं, अगर आप जाकर के देखें तो क्रिएशन में भी ये कंप्लीमेंट्री रोल है। अकेले पुरुष या अकेले स्त्री सृजन करने में समर्थ है क्या? बतलाइए। सृजन के लिए दोनों का सहयोग चाहिए, दोनों का सहकार चाहिए, बिना उसके सृजन संभव नहीं है। लेकिन अल्ट्रा फेमिनिज्म की जो धारा आ रही है, आप अगर जाकर के देखें तो वो क्या कहती है? सेपरेट वुमेन स्पेस की बात करती है, सेपरेट वुमेन वर्ल्ड की बात करती है, सेपरेट वुमेन कल्चर की बात करती है। मैरिज इंस्टीट्यूशन को वहां पर रिजेक्ट किया जा रहा है, विवाह संस्था को नकारा जा रहा है, मदरहुड को नकारा जा रहा है, मदरहुड को, मातृत्व को नकारा जा रहा है। नहीं, क्योंकि अल्ट्रा फेमिनिज्म की धारा जो है मेल फीमेल रिलेशन को रिप्लेस करना चाहती है फीमेल फीमेल रिलेशन के जरिए। नहीं, अर्थात होमोसेक्सुअलिटी वहां पर फीमेल के कंटेक्स्ट में, जिसको लेस्बियन कहते हैं, लेस्बियनिज्म कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी के अल्टरनेटिव के रूप में सामने आता है। आज ही हमारे परिवेश में देख लें, रिलीजियस आइडेंटिटी का प्रश्न महत्वपूर्ण होता जा रहा है या नहीं? कास्ट आइडेंटिटी का प्रश्न महत्वपूर्ण होता जा रहा है या नहीं? नहीं, तो एक आइडेंटिटी जब जो है अदर आइडेंटिटी पर हावी होने की कोशिश करेगी, एक प्रकार की पहचान, विशिष्ट प्रकार की पहचान अन्य पहचानों पर हावी होने की कोशिश अगर करेगी, तो फिर विभिन्न पहचानों के साथ चल पाना और विभिन्न पहचानों के साथ तालमेल, कोऑर्डिनेशन जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। हम इस बात को समझने की कोशिश करें। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? ठीक उसी प्रकार देखें, आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, ट्रैवल डिस्कोर्स चल रहा है, दलित विमर्श चल रहा है, आदिवासी विमर्श चल रहा है, दलित डिस्कोर्स चल रहा है, दलित विमर्श चल रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखेंगे तो स्त्रीवादी विमर्श चल रहा है, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स चल रहा है, और ये डिस्कोर्स सोशल डिवीजन को क्या कर रहे हैं? सोशल डिवीजन को मैनेज करने में सहायक हैं या सोशल डिवीजन को शार्पेन कर रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखें, सोशल डिवीजन जो है वो कनेक्ट करने का भी काम करता है और सोशल डिवीजन डिस्कनेक्ट करने का भी काम करता है। सोशल डिवीजन जो है डिवाइड करने का भी काम करता है और सोशल डिवीजन जो है जोड़ने का भी काम करता है। जब एक प्रकार का सोशल डिवीजन दूसरे प्रकार के अन्य प्रकार के सोशल डिवीजन पर भारी पड़ेगा, तो वहां पर वह डिविजिबल रोल में होगा। सोशल डिवीजन सामाजिक विभाजन की नकारात्मक भूमिका होगी, विभाजनकारी भूमिका होगी। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहां तक हमारी चर्चा हुई थी। अब अगर हम बात करें, सामाजिक विभाजन की बात करें, सोशल डिवीजन की बात करें, हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। सामाजिक विभाजन जो है हर परिस्थिति में बुरा नहीं है। हम इस चीज को समझने की कोशिश करें।
अच्छा भी बुरा भी। और ये व्यावहारिक नजरिए से बात कर रहा हूं। यहां पर हमारा नजरिया व्यावहारिक है, प्रैग्मेटिक अप्रोच। जैसे अगर आप जाकर के देखें, कल हमने चर्चा की थी, केवल इंडिकेट किया था, सामाजिक विभाजन बर्थ बेस्ड भी हो सकता, सामाजिक विभाजन जन्म आधारित भी हो सकता है, और सामाजिक विभाजन जो है नॉन बर्थ बेस्ड भी हो सकता। जन्म पर आधारित नहीं भी हो सकता। बर्थ बेस्ड सामाजिक विभाजन जो होता, यहां पर अगर आप जाकर के देखें, चयन हमारे बस में नहीं होता। सिलेक्शन के विकल्प नहीं होते, चयन का जो है यहां विकल्प नहीं होता। और नॉन बर्थ बेस्ड विभाजन की बात करते तो यहां पर हमारे पास चयन का विकल्प होता है। जो बर्थ बेस्ड सोशल डिवीजन होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो रिजिडिटी होगी। और नॉन बर्थ बेस्ड जो सोशल डिवीजन होगा, यहां पर अगर आप जाकर के देखेंगे, जैसे चयन के विकल्प की बात कर रहे तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिडिटी नहीं होगी। नहीं, कितना भी फेयर एंड लवली लगा लीजिए, गोरे या सामले से उजले हो जाएंगे क्या? कितनी भी कोशिश कर ले, बतलाइए, संभव नहीं है। नहीं, तो अगर हम इसकी बात करें, जन्म आधारित हम सोशल डिवीजन की बात करें, तो वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, क्षेत्र। नहीं, भाषा क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहां पर चयन के विकल्प है, लेकिन मूल पहचान बहुत अंग्रेजी बोलते हो, नहीं? आराम से पीछे से जाकर के पीठ पर एक धौल जमा दे तो मुंह से क्या निकलेगा? ओ माय गॉड, ओ माय मॉम, ओ माय डैड। तो मुंह से निकलेगा बाप रे और माय गे। बातें समझ रहे हैं ये? तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, नहीं, रंग, रूप, नहीं, यहां पर अगर आप जाकर के देखें, नॉन बर्थ बेस, नहीं, पेशा, पढ़ाई का विषय, नहीं, कौशल, प्रशिक्षण, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, प्रोफेशन। नहीं, और अगर हम जाकर के देखें तो यहां पर योग्यता, प्रतिभा, अनुभव, विशेषज्ञता आदि की अहमियत ज्यादा होगी। तो अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें, अब इस बात को समझें, ये जो यहां पर आपको डाइवर्सिटी है,
चाहे प्रोफेशन के कंटेक्स्ट में हो, स्किल के कंटेक्स्ट में हो, ट्रेनिंग के कंटेक्स्ट में है, स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में हो, कल्चरल एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में हो। नहीं, अगर हम देखें तो यहां पर जो भी चीजें हैं उनमें योग्यता, प्रतिभा, अनुभव, विशेषज्ञता, तो समाज के लिए ये डाइवर्सिटी जरूरी है। और समाज इस डाइवर्सिटी को क्या करता है? प्रमोट करता है, क्योंकि बिना उस डाइवर्सिटी के लिए स्पेस क्रिएट किए बिना और बिना उस डाइवर्सिटी को प्रमोट किए सोशल नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है क्या? समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो जरूरतें हैं, क्या उनको पूरा किया जा सकता? उनको पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखें, क्या बिना इस डाइवर्सिटी के लिए स्पेस किए हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसके अनुभव, उसके स्किल के आलोक में उसके अनुरूप काम उपलब्ध करवाना संभव होगा क्या? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें, यहां पर जिन सामाजिक विभाजनों की मैं चर्चा कर रहा हूं, नहीं तो समस्या यहां पर ये डाइवर्सिटी नहीं है, सामाजिक विभिन्नताएं समस्या नहीं है। समस्या क्या है? सामाजिक विभिन्नताओं के प्रति, सोशल डाइवर्सिटी के प्रति हमारा नजरिया क्या है? नहीं, अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को जो है इन जनरल एक्सेप्ट करते तो प्रॉब्लम वहां पर नहीं होता। कई बार सोशल डाइवर्सिटी को इन जनरल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, नहीं, एक फॉर्म को ज्यादा अहमियत देते, दूसरे फॉर्म को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे, मेक्सिको ओलंपिक का रेफरेंस दिया गया है और मेक्सिको ओलंपिक का रेफरेंस देते हुए बतलाया गया कि अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो अफ्रो अमेरिकन थे, वहां जो ब्लैक्स हैं अमेरिका में, ऐसे इन जनरल हम लोग ब्लैक्स कहते, लेकिन अमेरिका में ब्लैक्स टर्म यूज नहीं होता, वहां अफ्रो अमेरिकन टर्म यूज होता है ब्लैक्स के लिए। नहीं तो इन लोगों ने जो है क्या किया, इन लोगों ने जो है अमेरिका में ब्लैक्स के जो कंडीशन है उसके प्रति दुनिया के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए जो है, ये जब ओलंपिक में मेडल लेने के लिए जाते तो वहां पर विरोध स्वरूप अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं मुंह मौन रह करके, नहीं, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियों के जरिए। तो अगर यहां पर देखें, दोनों अश्वेत थे और अश्वेतों की स्थिति को की ओर दुनिया के ध्यान को इन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ताकि दुनिया की नजरों में अमेरिका की वास्तविकता, अमेरिकी समाज की वास्तविकता और अमेरिकी समाज में डिफरेंशिएशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो सामने लाया जा सके, अमेरिकन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सच को लाया जा सके। दूसरी ओर आप जाकर के देखें तो दूसरा उदाहरण है ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन का। नहीं तो पीटर नॉर्मन जो व्हाइट थे, नहीं तो अफ्रो अमेरिकन और अफ्रो अमेरिकन कॉज के प्रति अगर एट फर्स्ट ग्लांस देखे तो उनके कनेक्ट का कोई आधार नहीं बनना चाहिए, नहीं, लेकिन आज्ञे की एक पंक्ति है, अक्सर मैं कोट करता हूं, और आज्ञे की पंक्ति क्या है? आज्ञे की पंक्ति है, दुख सबको मांझता है, स्वयं को मुक्ति देना यह भले ना जाने, पर जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता कि दूसरों को मुक्त अवश्य रखे। नहीं तो जब ब्लैक्स के कॉज को लेकर प्रोटेस्ट किया गया स्मिथ के द्वारा और कार्लोस के द्वारा, तो अगर आप जाकर के देखें तो ऑस्ट्रेलियाई धावक जो है पीटर नॉर्मन ने क्या किया, उस ब्लैक कॉज के प्रति अपनी इंपैथी प्रदर्शित की, उनको अपना समर्थन प्रदान किया, और इसलिए जब वो प्राइज लेने जाते हैं तो मानवाधिकार का बिल्ला लगा करके प्राइज लेने के लिए जाते हैं।
और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो स्मिथ और कार्लोस, इन दोनों के पदक को छीन लिया गया ओलंपिक स्पिरिट के अगेंस्ट मानते हुए। दूसरी ओर पीटर नॉर्मन को अगर आप देखेंगे तो पीटर नॉर्मन को जो है अगली बार ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह ही नहीं दी गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम देखें तो कई बार जो है दो चीजें जो है कनेक्ट करने का काम करती हैं। सामाजिक विभिन्नताओं की स्थिति में उन विभिन्नताओं को बांटने का काम करती हैं दो चीजें, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। मेरी बातें समझ? जैसे अगर आप देखें आज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, नहीं तो भारत में दो तरह के लोग चिंतित हैं, नहीं, एक के लिए जो है उन पीड़ित अल्पसंख्यकों का हिंदू होना ही मायने रखता है। वे इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वे पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू हैं, नहीं, लेकिन भारतीय समाज का एक हिस्सा जो है उसके वह भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर चिंतित है, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर चिंतित। उनके लिए उनका हिंदू होना मायने नहीं रखता, उनका माइनॉरिटी होना मायने रखता है और मेजॉरिटी के हाथों उनका सप्रेस्ड होना मायने रखता है। तो उनके लिए एक के लिए रिलीजियस कॉज महत्वपूर्ण है और दूसरे के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज मौजूद है। अब बातें समझ में आई या नहीं? तब जब हम ह्यूमन होने की कोशिश करते, जब ह्यूमैनिटेरियन कॉज को लेकर हम चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक विभिन्नताओं के कारण जो फर्क पैदा होता है, जो दूरियां पैदा होती हैं, वो उनको ब्रिज करने का काम करता है। अब बात स्पष्ट हुई? और दूसरी चीज, एक और चीज ब्रिज करने का काम करती है, नहीं? अब हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी, जैसे मैं आपको अभी कहूंगा, रंगनाथ मिश्रा के, रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया है, एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और 1950 का एससी ऑर्डर है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। तो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 जो है उसमें अगर आप देखें तो इनिशियली अनुसूचित जाति के अंतर्गत केवल दलितों को स्थान दिया गया था। समझिएगा इसको, हिंदू दलितों को स्थान दिया गया था। लेटर फेज में देखेंगे सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को भी एससी ऑर्डर के अंतर्गत शामिल किया गया, अर्थात दलितों को सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जितने प्रकार की सुविधाएं दी जा रही, जो योजनाएं और जो कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनके बेनिफिट हिंदू कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी से आने वाले दलितों को मिलेंगे। लेकिन अगर वही दलित मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अगर वही दलित क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते, या वही दलित नन हिंदू, नन बौद्ध, नन सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो उन्हें वे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बातें अब आप समझे, मैं एग्जांपल ले रहा, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, नहीं? नहीं, चाहे मुस्लिम दलित हो चाहे क्रिश्चियन दलित हो, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी अलग अलग है या नहीं? लेकिन वह अलग अलग आइडेंटिटी उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोक रही है क्या? अभी जो आयोग के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है, उस विचार विमर्श के क्रम में दोनों कम्युनिटी के लोगों की यह मांग है कि एससी ऑर्डर 1950, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के दायरे में मुस्लिम दलितों को भी लाया जाए और ईसाई दलितों को भी लाया जाए। नहीं तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, अगर सामाजिक, अगर विभिन्न समुदाय के लोग
एक ही स्थिति में है, सिमिलर कंडीशन उनका है, सिमिलर पेन है, सिमिलर सफरिंग है, सिमिलर कंसर्न है, सिमिलर कॉजेज हैं। तो कंसर्न की सिमिलरिटी, कॉजेज की सिमिलरिटी, पेन और सफरिंग की यह सिमिलरिटी क्या करती है? नहीं, सोशल डिफरेंशिएशन के बावजूद उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वे एक प्लेटफॉर्म पर एक कॉज के लिए इकट्ठा होते हैं। अब बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट है यहां तक में? नहीं। अगेन अगर आप जाकर के देखें, इसमें कई तरह के उदाहरण दिए गए, नहीं, जैसे अगर एग्जांपल आप जाकर के देखें तो बेसिकली देखेंगे एक टर्म यूज होता है एक्सक्लूजन, बहिष्करण, सोशल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, सामाजिक आर्थिक बहिष्करण। जैसे अगर आप देखें भारत में बीपीएल आबादी का अनुपात लगाया जाए, अनुपात के अंदाज लगाया जाए, भारत में अगर आप जाकर के देखें तो हम एजुकेशनल डिप्राइवेशन का पता लगावें, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन तमाम पैरामीटर पर हम डिफरेंट कम्युनिटी को हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम क्या पाते? सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के शिकार कम्युनिटी कौन है? अगर आप देखें ईबीसी, ओबीसी, ईबीसी, मतलब अपर कास्ट से जैसे आप ओबीसी, ओबीसी से ईबीसी, ईबीसी से दलित और ट्राइब्स की ओर जाएंगे, आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे उनका सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, सामाजिक आर्थिक बहिष्करण क्या होता है? तेज होता चला जाता। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आप एजुकेशनल डिप्राइवेशन का पता लगावें तो आप यह पाएंगे अपर कास्ट में एजुकेशनल डिप्राइवेशन सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा एजुकेशनल डिप्राइवेशन कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा एजुकेशनल डिप्राइवेशन आपको मिलेगा एससी कम्युनिटी में, दलित समुदाय में। सबसे ज़्यादा मिलेगा ट्राइबल कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। नहीं, अगर आप रिलीजियस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो रिलीजियस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि चाहे शिक्षा का स्तर देखें, चाहे आय का स्तर देखें, सबसे बेहतर कहां पर मिलेगा? जैनों में, पारसियों में। और सबसे खराब स्थिति कहां दिखाई पड़ेगी? मुसलमानों में। नहीं, तो कहने का तात्पर्य हम यह समझने की कोशिश करें, नहीं, कि यहां पर इन तमाम संदर्भों में देखें तो सोशल एक्सक्लूजन जो है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का आधार तैयार कर रहा है और यह सोशल एक्सक्लूजन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को आप तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक सोशल एक्सक्लूजन को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाए। और इन्हीं बातों को जो है समझाने की कोशिश कहां की गई या बतलाया गया कि कई बार आप देखेंगे विभिन्न समुदायों में अगर सिमिलर कंसर्न है, सिमिलर कॉज हैं, तो उस स्थिति में सेपरेट आइडेंटिटी का डेवलप करना होना मुश्किल हो जाता। उदाहरण दिया गया है उत्तरी आयरलैंड का और नीदरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वहां पर, नहीं। लेकिन अगर आप जाकर के देखें अंतर क्या देखेंगे, तो अंतर आप देखेंगे कि वहां पर जो है, जो क्रिश्चियंस हैं वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में डिवाइडेड है। उत्तरी आयरलैंड में अगर आप देखें तो उत्तरी आयरलैंड में आप पाएंगे कि यह जो सेक्टोरियल डिवीजन है, ईसाइयों में जो सांप्रदायिक विभाजन है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच, यह वर्गीय विभाजन का भी आधार तैयार कर रहा है, क्योंकि अधिकांश कैथोलिक गरीब हैं और अधिकांश प्रोटेस्टेंट क्या है? अमीर है। तो वहां पर अगर आप देखें
तो जो रिलीजियस डिवीजन है, नहीं, वहीं नीदरलैंड में अगर आप जाकर के देखें तो नीदरलैंड में आप क्या पाएंगे, नहीं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का डिवीजन है, लेकिन इस तरह से आप क्लास डिफरेंशिएशन को इंडिकेट नहीं कर सकते। अमीर और गरीब कैथोलिक के बीच भी हैं और अमीर और गरीब प्रोटेस्टेंट के बीच भी हैं। तो नीदरलैंड में अगर आप जाकर के देखें तो दोनों के बीच सहकार दिखेगा, लेकिन अगर आप उत्तरी आयरलैंड में जाकर के देखें तो केवल रिलीजियस डिवीजन नहीं है, क्लास डिवीजन भी है। इसलिए उत्तरी आयरलैंड में जाकर के देखें तो रिलीजियस वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा जो है लगातार चलती रहती है। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती हैं तो सामाजिक विभाजन गहराता चला जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट नहीं? क्या आपने क्या देखा? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के उदाहरण के रूप में क्या देखा आपने? वहां पर देखा कि रिलीजियस डिवीजन जो है वह केवल रिलीजियस डिवीजन नहीं है, वह क्लास डिफरेंशिएशन का भी आधार तैयार कर रहा है। और जहां पर रिलीजियस डिवीजन क्लास डिवीजन का आधार तैयार कर रहा है, वहां पर सोशल डिवीजन जो है ज्यादा स्ट्रिप है, सामाजिक विभाजन कहीं अधिक गहरा है। और सामाजिक विभाजन जब अधिक गहरा है तो वहां पर आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट भी आपको तेज मिलेगा, और कई बार वह कन्फ्लिक्ट वायलेंट फॉर्म लेता। हमारे यहां ही देखें, सोशल डिवीजन जो है, जो कास्ट बेस्ड सोशल डिवीजन है, वह केवल कास्ट बेस्ड सोशल डिवीजन नहीं है, वह क्लास डिफरेंशिएशन का भी आधार तैयार कर रहा है। अगर हम देखें तो सवर्णों में, फॉरवर्ड कास्ट में जो है बीपीएल आबादी का जो अनुपात है, अगर हम देखें उसकी तुलना में दलितों और आदिवासियों के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, उनका रेशियो बहुत ज्यादा मिलेगा। एजुकेशनल डिप्राइवेशन, अशिक्षा और अभाव की समस्या जितनी आपको अपर कास्ट में मिलेगी, उससे कई गुना ज्यादा यह समस्या कहां पर मिलेगी? दलितों में मिलेगी, ईबीसी में मिलेगी, वो समस्या आपको शेड्यूल्ड ट्राइब में मिलेगी। नहीं तो अगर यहां पर जाकर के देखें, यहां पर जो सोशल डिवीजन है वह एक सोशल डिवीजन दूसरे सोशल डिवीजन से कनेक्ट हो रहा है, और जब एक सोशल डिवीजन दूसरे सोशल डिवीजन से कनेक्ट हो रहा है तो वह सोशल डिवीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेता, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेता हुआ वह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आधार तैयार करता है, हितों में टकराव का आधार तैयार करता, और कई बार वह कॉन्फ्लिक्ट, कई बार वह टेंशन जो है वायलेंट फॉर्म लेता हुआ दिखाई पड़ता। अब बातें स्पष्ट हुई? अब अगर यहां पर जाकर के देखें, यह हमारा लास्ट डायमेंशन है। लास्ट डायमेंशन हमारा क्या है? नहीं, राजनीति और सामाजिक विभाजन। अगर आप देखें तो दोनों का जटिल रिश्ता है। कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, कुछ है वैसा ही जटिल रिश्ता है जैसा जटिल रिश्ता पति पत्नी का होता है ये नहीं? कब लड़ेंगे झगड़ेंगे, कब मारकाट वाली स्थिति पैदा होगी, और कब पता चला दोनों के बीच प्रेम जो है दिख जाएगा, पता चलता है नहीं? और इसीलिए जब तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करता है दोनों के बीच तो उसको बड़ा संभाल करके चलना होता, नहीं तो उसकी सारी दुर्दशा हो जाती। हम इस चीज को समझें, जैसे अभी अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जी लगातार कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं।
और उन पर यह आरोप लग रहा है कि वे डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वे विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। भारत को, उनकी राजनीति भारत को खंड पखंड कर देगी। ये बातें आ रही हैं या नहीं? तो सवाल यह उठता कि सामाजिक विभाजन को लेकर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं। जैसे बंगाल में जाकर के देखें, अभी जो डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला है, ये इस मसले का राजनीतिकरण हो चुका है, पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। तो ये राजनीतिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और सवाल है, अगर इस पर राजनीति नहीं होगी तो राजनीति किस चीज पर होगी? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? अगर महिला सुरक्षा के मसले पर राजनीति ना हो, नहीं, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ के मसले पर राजनीति ना हो, तो राजनीति आखिर है क्यों? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम जाकर के देखें, नहीं, तो लोग इसका जो रिलेशन, जो राजनीति और सामाजिक विभाजन का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन को, इस जटिल अंतर संबंध को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या करता है? लोकतांत्रिक राजनीति क्या करती है? उस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने का काम करती। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप देखें तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होगा, प्रतिस्पर्धी राजनीति होगी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होगी। और यह कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स क्या करती है? इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में खतरा क्या होता है? सामाजिक विभाजन के राजनीतिकरण का खतरा होता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल डिवीजन का रिस्क होता है। और जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल डिवीजन हो गए, जब राजनीतिकरण होगा, तो एक और रिस्क है। और रिस्क क्या है? सोशल डिवीजन के पॉलिटिकल डिवीजन में तब्दील होने का, सोशल डिवीजन के पॉलिटिकल डिवीजन में तब्दील होने का, सामाजिक विभाजन के राजनीतिक विभाजन में तब्दील होने का। और यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। यह जो है किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए यह खतरनाक स्थिति है। क्योंकि यह किस ओर ले जाएगा? डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा या विध्वंस की ओर ले जाएगा। जैसे अगर आप जाकर के देखें, मैंने यूगोस्लाविया की चर्चा की। यूगोस्लाविया से सर्बिया अलग होता, यूगोस्लाविया से सर्बिया अलग होता है। एथनिक पॉलिटिक्स जोर पकड़ता नहीं, तो एथनिक पॉलिटिक्स जोर पकड़ता है और अल्टीमेटली जो है सेपरेट नेशन का एग्जिस्टेंस आता। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, नहीं, तो आप देखेंगे आयरलैंड में अगर आप जाएंगे, तो आयरलैंड में आप देखेंगे एक लंबे समय से कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट चला, नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो आप यह पाएंगे कि उत्तरी आयरलैंड जो है, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ हैं। और कैथोलिक क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड में मिलाया जाए, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो कैथोलिक मेजॉरिटी वाला है।
तो ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, यही स्थिति भारत के विभाजन के समय के परिदृश्य में जाकर के देखें, कुछ वैसी ही स्थिति वहां पर भी दिखाई पड़ती नहीं। तो अब हमें यहां पर समझना है, मूल प्रश्न यह है कि ये सामाजिक विभाजन की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या सामाजिक विभाजन की राजनीति हमेशा विध्वंसक होती, और अगर सामाजिक विभाजन पर राजनीति नहीं होगी तो कहां पर होगी। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें, लोकतंत्र में यह राजनीति होगी ही होगी। महत्वपूर्ण राजनीति नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है इंटेंट। नहीं, इंटेंट पॉजिटिव भी हो सकता और इंटेंट नेगेटिव भी हो सकता। इंटेंट पॉजिटिव भी हो सकता, इंटेंट नेगेटिव भी हो सकता। ठीक है, अगर इंटेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटेंट क्या करेगी, समावेशन की ओर ले जाएगी, इंक्लूजन की ओर ले जाएगी। और अगर इंटेंट निगेटिव है तो यह डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगी। तो एक डाइवर्स सोसाइटी में अगर आप जाकर के देखें, एक डाइवर्स सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अननेचुरल नहीं है, सामाजिक स्तरीकरण अस्वाभाविक नहीं है। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वेरियस सोशल ग्रुप के, वेरियस कम्युनिटीज के वेरियस कंसर्न होंगे, अलग अलग कंसर्न होंगे, और वेरियस कम्युनिटी के अगर अलग अलग कंसर्न हैं तो उन कंसर्न को हमें रिजॉल्व भी करना होगा। बिना रिजॉल्व किए समावेशी समाज का निर्माण संभव है क्या? तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है, इस राजनीति का परिणाम 3 तत्वों पर निर्भर करेगा। पहला क्या है, पहचान के प्रति आग्रहशीलता। नहीं, दूसरा पहचान की राजनीति के प्रति आइडेंटिटी असर्टिवनेस, पहचान की राजनीति के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया। अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और तीसरा है सरकार का रवैया। अब थोड़ा सा इसको तीनों बिंदुओं को समझें और यही हमारा लास्ट डायमेंशन है। नहीं, एक डाइवर्स सोसाइटी में, विविधता से भरे हुए समाज में जो है मल्टीपल आइडेंटिटी होगी और आदमी मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जीता है। और अगर मल्टीपल आइडेंटिटी होगी तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। नहीं, वेरियस आइडेंटिटीज के अपने कॉजेज होंगे, वेरियस आइडेंटिटीज के अपने कंसर्न होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो 2 चीजें, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो वाजिब चिंताएं हैं, बिना उन वाजिब चिंताओं के समाधान के क्या आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रश्न को रिजॉल्व किया जा सकता? बतलाइए। नहीं, नहीं। अब वो चिंताएं वाजिब हैं या गैर वाजिब हैं, सवाल यहां पर यह उभर कर आता है। जैसे एक कम्युनलाइज सोसाइटी जो होती है, कम्युनलिज्म की परिभाषा जानते हैं? अगर आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा की बुक तो कम्युनलिज्म के 3 स्टेजेस की बात की गई। नहीं, पहला स्टेज क्या है?
कम्युनलिज्म जब अपने विकास की आरंभिक अवस्था में होता तो वह क्या कहता है? कम्युनलिज्म यह कहता है कि एक धार्मिक समूह के लोगों के हित एक समान होते हैं। नहीं, पहले स्टेज में जब होता, जब कम्युनलिज्म सेकेंड स्टेज में पहुंचता है तो वो क्या कहता है? एक धार्मिक समूह के लोगों के हित अनिवार्यतः दूसरे धार्मिक समूह के लोगों के हित से डिफरेंट होते हैं। अर्थात फर्स्ट स्टेज में यह कॉमन इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस ग्रुप की बात करेगा। सेकेंड स्टेज में यह जो है एसेंशियली डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम अदर रिलीजियस ग्रुप की बात करेगा। अर्थात इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। नहीं, और कम्युनलिज्म जब थर्ड स्टेज में पहुंचता तब क्या कहता है? नहीं, इंटरेस्ट ऑफ one religious communities will be fulfilled only at the cost of other religious communities। मतलब एक धार्मिक समुदाय के हित दूसरे धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर ही पूरे हो सकते। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है, यहां जो हम बात कर रहे हैं, पहचान के प्रति जो आग्रहशीलता होती है, असर्टिवनेस रिगार्डिंग आइडेंटिटी जो होती है, जब वह सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से अटैच होती है, श्रेष्ठता की भावना से संबद्ध होती है, विशिष्टता की भावना से संबद्ध होती है, तो भाव क्या उठते हैं? हम औरों से श्रेष्ठ हैं, और हम औरों से श्रेष्ठ हैं का भाव अदर के साथ इंफीरियर ट्रीटमेंट का आधार तैयार करता है। नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, वेरियस आइडेंटिटीज का एक को एग्जिस्टेंस प्रभावित होगा। नहीं, मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जी पाना क्या होगा? मुश्किल होगा। एक आइडेंटिटी अहम होगी, अदर आइडेंटिटी गौण हो जाएगी। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इस बात को समझे, अगर हम मल्टीपल आइडेंटिटी की बात को समझते हैं और मल्टीपल आइडेंटिटी को साथ लेकर के चलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन और को एग्जिस्टेंस होगा, और यह कोऑर्डिनेशन और को एग्जिस्टेंस जो है वह सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और अगर पर्टिकुलर आइडेंटिटी अदर आइडेंटिटी को निगेट करेगी, तो वैसी स्थिति में को एग्जिस्टेंस मुश्किल होगा, कोऑर्डिनेशन मुश्किल होगा, कॉन्फ्लिक्ट तेज होता चला जाएगा। नहीं, जैसे हम अपने को क्या मानते? पहले भारतीय मानते हैं या नहीं मानते? लेकिन खालिस्तान मूवमेंट जो चल रहा है वे अपने आप को भारतीय पहले मानते हैं, या जेके के जो सेपरेटिस्ट हैं वे अपने आप को पहले भारतीय मानते हैं? नहीं, उनकी अदर आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, इंडियन आइडेंटिटी को डोमिनेट करती है, तो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन क्रिएट हो रहा है या नहीं? और वह कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन जो है वह किस ओर ले जा रहा है? डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है। दूसरा प्रश्न उभर करके सामने आता है, पहचान की राजनीति के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया। पॉलिटिकल पार्टी के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के प्रति अप्रोच क्या है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में रहकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वह पॉजिटिव रिजल्ट देगा।
वह जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आधार तैयार करेगा, इंक्लूसिव सोसाइटी का आधार तैयार करेगा। लेकिन अगर और वहां पर जाकर के देखें, डेमोक्रेटिक मीन्स का वो सहारा लेंगे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए, इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए, नहीं। जैसे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में देखें, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस ने पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी को क्या किया, बढ़ाने का काम किया। नेतृत्व की प्रकृति में भी इसके कारण परिवर्तन आता है। तो राजनीति अधिक समावेशी होती और वह अधिक समावेशी राजनीति अधिक समावेशी समाज का आधार तैयार करती। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी का अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट को क्रॉस करेगा, नहीं, तो उस स्थिति में वह किस ओर ले जाएगा, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। बांग्लादेश में जाकर के देखें, बांग्लादेश में बीएनपी की जो राजनीति है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है। श्रीलंका में जाकर के देखें, तमिलों की जो राजनीति रही, नहीं, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है। भारत में अगर आकर के देखें, भाजपा की राजनीति जो है वो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, नहीं। और यह मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है डेमोक्रेटिक मीन्स को भी ओवरलुक करती है, और यह मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट को भी क्रॉस करती है, और इसीलिए यह डिविजिव है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती, नहीं। और एक बार हम देख चुके हैं, आजादी के पहले मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति और हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीति दोनों की जो कॉम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स रही, इसने देश को दो टुकड़ों में विभाजित किया। यह हमने देखा, नहीं। तो उसका रीजन यह है कि वहां पर जो है इंटेंट जो है, वही जो अभी पहले पॉइंट के रूप में बात की, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। और तीसरा बिंदु क्या है, राजनीतिक दलों के रवैये से इतर देखें, नहीं। तीसरा है सरकार का रवैया। मैंने एक चैप्टर चर्चा की थी, शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता में साझेदारी, नहीं। तो अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो जेन्युइन कंसर्न है, उस जेन्युइन कंसर्न को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए शेयरिंग ऑफ पावर्स के जरिए, नहीं, तो उस स्थिति में वह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है समावेशी समाज का निर्माण करेगी। ऐसी स्थिति में वह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स समावेशी राजनीति का निर्माण करेगी। और अगर हम बाय फोर्स उनके जेन्युइन ग्रीवांसेज को सप्रेस करने की कोशिश करते, उनके कंसर्न को रिजॉल्व करने की बजाय इग्नोर करते हैं, गवर्नमेंट जो है मेजोरिटेरियन अप्रोच अपनाती। बेल्जियम में शेयरिंग ऑफ पावर के जरिए इस इशू को रिजॉल्व किया गया, डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक मीन्स के सहारे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इसको रिजॉल्व किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में रखते हुए। तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिलता। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के सहारे उसे बाय फोर्स सप्रेस करने की कोशिश की गई, उसका परिणाम आपको अब सामने दिखाई पड़ता है श्रीलंकन सिविल वॉर के रूप में, नहीं। आज अगर बांग्लादेश जिस रास्ते पर बढ़ रहा है नहीं संभला, तो बांग्लादेश की भी वही दुर्दशा होगी। पाकिस्तान ने सबक नहीं ली, परिणाम यह हुआ, नहीं, कि इस्लाम डोमिनेटेड होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के साथ नहीं रह पाया, नहीं, पृथक बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आता है। तो अगर हमने भी सबक लेने की अगर कोशिश नहीं की, अगर मेजोरिटेरियनिज्म के सहारे हमने
अदर आइडेंटिटी को सप्रेस करने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की, तो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के संदर्भ में उसके जो इंप्लीकेशन होंगे, एडवर्स इंप्लीकेशन होंगे देर सवेर। ये बातें स्पष्ट हुई हैं। हां, ये जो हम कहते, तो हमें यह समझना है कि डाइवर्सिटी के प्रति, विविधता के प्रति, विभिन्नताओं के प्रति पॉजिटिव अप्रोच को जो अपनाए जाने की बात करते हैं, यह आसान नहीं है, क्योंकि एक डाइवर्स सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है। तो महत्वपूर्ण कन्फ्लिक्ट नहीं है, महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेटिक तरीके से उस कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करने की स्थिति में है या नहीं, और दूसरा, उस कन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं। अगर उनकी वाजिब चिंताओं को लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्ति मिलेगी, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका समाधान भी संभव होगा। और अगर अनडेमोक्रेटिक मीन्स का सहारा वो लेंगे, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका समाधान मुश्किल होगा, वो वायलेंस की ओर ले जाएगा। मणिपुर के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें क्या स्थिति है। मणिपुर के कंटेक्स्ट में आज मांग हो रही है ना, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाए, तो वेस्ट बंगाल से पहले तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितनी सूचनाएं हैं हमारे और आपके पास मणिपुर के बारे में। इतनी बातें स्पष्ट हुई, यहां तक में कोई दिक्कत? तो ये हमारा चैप्टर था, वह डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, इसको पढ़ करके आए, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने दें। थैंक यू।